हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एनसीईटी 2025 का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे, वो भी केमिस्ट्री का। ये एग्जाम शिफ्ट 2 में हुआ था, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, आपको एक कंपाउंड दे रखा है जिसको आपको H2PD C2H5OH के साथ ट्रीट करना है, तो आपका कंपाउंड A फॉर्म होगा। उसके बाद को हमें CH3CO2O के साथ और प्रीडीन बेस के साथ ट्रीट करना है, तो हमें B बनेगा। तो हमें बताना है कि B जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड हमें दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन दे रखा है C6H5N2। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं H2PD इथेनॉल के साथ, तो ये क्या करेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेगा। मीन्स जो भी हमारा NO2 ग्रुप है उसको हाइड्रोजनेशन करके हमें NH2 में फॉर्म कर देगा। तो अगर हम A की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम H2PD C2H5OH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5NH2 हमारा फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम एनिलीन बोलते हैं। उसके बाद से हमें क्या करना है, सेकंड जो रिएक्शन हमें क्या दे रखा है, CH3CO2O के साथ प्रीडीन के साथ ट्रीट करना है। तो अगर हम बात करें, प्रीडीन हमारा यहाँ पे क्या बेस है, तो इसमें क्या होगा, एसिलेशन होगा अमीन का। अगर हम NH2 को ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होगा, C6H5NHCOCH3। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोप्राइनोज। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा तो इसका आपको स्ट्रक्चर पता होगा। तो अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको ध्यान क्या देना होगा, OH नीचे की साइड है, OH, और यहाँ पे OH जो है कि ऊपर की साइड है। तो अगर हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोज की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। यहीं पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज होगा तो इसमें सिर्फ क्या होगा, जो OH यहाँ पे नीचे की साइड में है वो OH ऊपर की साइड में हो जाएगा। मीन्स आपको ऑप्शन नंबर 3 सही होगा अगर आपको बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज पूछ रखा होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछ रखा है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, when a lead wire is placed in an aqueous covered nitrate solution, reduction potential copper 2 plus to copper 0.34 वोल्ट, Pb2 plus to Pb माइनस 0.13 वोल्ट। मीन्स आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे और जो भी ABCD पॉइंट दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, हमें देखेंगे कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले द स्पीसीज विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसकी दे रखी है हमें, तो जैसा कि आपने देख रखा होगा कि यहाँ पे Cu2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका हमें क्या दे रखा है, 0.34 वोल्ट। मीन्स यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद से हमें बात करें, यहाँ पे Pb का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल वो लोअर दे रखा है। मीन्स निगेटिव का साइन है, 0.13 वोल्ट दे रखा है। इसमें क्या हो रहा है, Pb विल बी ऑक्सीडाइज टू Pb2 प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं Pb हैज लोअर इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मीन्स Pb विल बी ऑक्सीडाइज टू Pb2 प्लस। उसके बाद से अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला दे रखा है द मास ऑफ द लीड वायर इंक्रीजेज। मीन्स ये बोल रहा है कि मास है जो लीड वायर का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है और Pb, इन दोनों में अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, इसमें क्या होगा, जो कॉपर मेटल है डिपोजिट होगा लीड वायर पे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन आउटगोइंग लीड एटम्स आर सिग्निफिकेंटली हैवियर। मीन्स जो भी आउटगोइंग लीड, यहाँ पे जो भी लीड है वो जार मतलब जो डिक्रीज हो रही है वो हैवियर होता है, और जो हमारा कॉपर है वो जो आ रही है लीड पे वो बहुत हल्की होती है। इसका मतलब क्या होगा, मास ऑफ लीड वायर इंक्रीज होगा। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लीड वायर है उसकी मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, वो तो जा रही है, लेकिन जो कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो रही है उसकी मोलिकुलर वेट कम हो रही है। तो ओवरऑल क्या होगा, जब मास है लीड वायर का वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए की बात करें तो आपका ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। चलिए हम सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज। तो हमें अगर पता ही होगा कि ब्लू कलर किसके वजह से आता है, तो द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज, ये तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर आता है हमारा कॉपर 2 प्लस आयन की वजह से। लेकिन हमें यहाँ पे क्या हो रखा है, कॉपर 2 प्लस आयन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में। तो ये तो आपका क्या होगा कि जो भी ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो तो डिक्रीज हो गई है। तो ये आपका
ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी राइट है। चलिए हम थर्ड ऑप्शन की बात करें। थर्ड ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? थर्ड ऑप्शन दे रखा है द इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। जैसा कि हमने ऑप्शन 2 में ही देखा है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कॉपर की जो भी है वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी तो कम हो ही रही है। तो यहाँ पे वही है, पूछ रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो रही है, तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। अब लास्ट हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? लास्ट ऑप्शन हमारा बच गया डी। डी में क्या बोल रहा है? कॉपर 2+2 कॉपर इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H+2H2। तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो कॉपर 2+ क्या है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ना कि रिड्यूसिंग की तरह। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये भी आपका रॉन्ग है। तो चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ओनली बी है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है amongst निकल CO4, निकल CN4 2- एंड निकल Cl4 2-। इसमें से आपको बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो आपने ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ ही रखा होगा। तो चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद से जो भी इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके हम फिलअप करके देखेंगे कि कौन सा डायमैग्नेटिक है और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैंने जो भी डी ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग कर रखी है, और उसके बाद से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कंपाउंड क्या है, निकल CO4। तो निकल CO4 में यहाँ पे अगर हम बात करें तो CO तो आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर हम निकल की बात करें तो निकल पे आपका क्या हो जाएगा, निकल पे 0 चार्ज होगा, मीन्स निकल 0। तो ये क्या होगा, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपका D10 होगा। तो D10 होगा, तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2। मीन्स यहाँ पे तो आपके सारे जो भी है अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो मीन्स आपका क्या होगा, पहला वाला तो डायमैग्नेटिक होगा। तो चलिए हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, NiCN4 2-। इसके लिए भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और इसकी अगर हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CN ये एक निगेटिव लिगेंड होता है। तो निगेटिव लिगेंड होता है, तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे निकल की, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल Na+2। तो Na+2, तो इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो इसमें क्या होता है, ये तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो यहाँ पे अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसमें क्या हो गया आपका, इसमें भी आपको एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन शो नहीं हो रहे हैं। तो मीन्स आपका ये भी, अगर 2 की बात करें तो ये भी आपका एक डायमैग्नेटिक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा थर्ड है NiCl4 2-। इसका भी हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या है, आप अगर आप फाइंड करेंगे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे Cl क्या है, एक आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर हम ये एक निगेटिव लिगेंड है। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की फाइंड करेंगे तो यहाँ पे Na का क्या आ जाएगा, +2, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो D8 सिस्टम आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे कुछ अलग तरीके से फिलअप होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो हमारा फर्स्ट क्या था, डायमैग्नेटिक, सेकंड था डायमैग्नेटिक, और थर्ड है पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेपर ऑफ वाटर at 298 Kelvin is 24 mmHg. At 298 Kelvin, the vapor pressure of aqueous solution of glucose. हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2 ग्लूकोज का। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन डेटा दे रखी है वो हम पहले नोट डाउन करते थे। तो गिवन डेटा की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें कितना दे रखा है, 24 mmHg, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमें क्या दे रखा है, 0.2।
तो यहाँ पे आपको पता ही होगा मोल फ्रैक्शन हमें ग्लूकोज का दे रखा है 0.2, तो टोटल में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो तो 1 ही होता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम फाइंड कर लेंगे 1 माइनस 0.2 करके। तो अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 मीन्स 0.8। उसके बाद से हमें क्या फाइंड करना है, राउट्स लॉ आपको पता ही होगा। तो राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पी सोल्यूशन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको ऐसा हम इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे पी क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अगर हम पी सोल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। एक्स सॉल्वेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और पी नॉट सॉल्वेंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमें दे रखा है गिवन डाटा उसको हमें बस पुटअप करना है। तो पी सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 24। तो इस पे अगर आप पुट करेंगे तो हमें क्या पाया जाएगा, पी ऑफ सोल्यूशन मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा आएगा 19.2 mmHg। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय। मीन्स आपको यहाँ पे रिएजेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि अल्डिहाइड और कीटोन को हम किस रिएजेंट के अनुसार प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ZnHgHCl। तो ये एक क्या है, आपका एक क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो ये क्या करता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को अगर ये रिड्यूस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ये तो फर्स्ट नहीं होगा। उसके बाद हम सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारा क्या दे रखा है, NH4KOH। तो ये क्या है आपको पता ही होगा, ये उल्फ किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये क्या करता है, हमें ये फिर इसको एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में ही कन्वर्ट करेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम थर्ड की बात करें, थर्ड में हमें क्या दे रखा है, थर्ड में हमें दे रखा है NaBH4 और H3O पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, हमारी जो भी अल्डिहाइड ग्रुप है उसको हमें प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और जो कीटोन है उसको हमें सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो यही हमें पूछा गया है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो कि NaBH4 H3O पॉजिटिव है। उसके बाद हम लास्ट वाली की बात करें तो लास्ट वाली क्या दे रखी है, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या करता है, एक फिडलक्राफ्ट कैटलिस्ट है। तो ये तो आपका होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपोजिटेड 1 to 7 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, फ्राइडे लॉ के जो भी इलेक्ट्रोसिस का फॉर्मूले होते हैं उस पर आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमें चार्ज रिक्वायर्ड है इक्वल टू मास डिपोजिटेड, जो कि हमें गिवन ही है, और इक्विवेलेंट मास इनटू फ्राइडे से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें पहले इक्विवेलेंट मास फाइंड करना होगा। तो इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूले होते हैं, हमें क्या करना होगा, मोलर मास बाई वैलेंसी करनी होगी। तो हमें मोलर मास कॉपर की कितनी दे रखी है, 63.5, और कॉपर की वैलेंसी क्या होती है 2। अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, जो कि है 31.75। अब सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज रिक्वायर्ड क्या होगा। तो चार्ज रिक्वायर्ड इस फॉर्मूले में हम सिंपली पुट कर देंगे। हमें मास डिपोजिटेड दे रखी है 1 to 7 ग्राम, और हमने इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लिया 31.75 ग्राम। तो चलिए हम इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फ्राइडे की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन इन प्रोटीन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि पेप्टाइड चेन को शो करता है। तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है प्रोटीन में, तो वो एक होती है प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जो प्रोटीन्स है वो क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड के थ्रू बनी होती है, और ये लिंक होती है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होती है। उसमें क्या होता है, CO और NH बॉन्ड होता है। अगर हम रिपीटेटिंग की बात करें तो क्या होगा, रिपीटेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा शो होगा, NH, उसके बाद से कोई भी एल्केन ग्रुप होगी, उसके बाद से CO। जो भी आप यहाँ पे दे रखे हैं स्ट्रक्चर, इसमें हम देखेंगे कौन से में ये फॉलो हो रहा है, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, NH, CH और CO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NH है और CR ग्रुप है और C डबल बॉन्ड हो, फिर NH C डबल हो। मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। चलिए हम दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है, NH दे रखा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जस्ट बाद C डबल बॉन्ड O दे रखा है, तो ये तो आपका नहीं होगा।
थर्ड की बात करें NH डबल बॉन्ड O, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं NH डबल बॉन्ड O, ये तो सही है यहाँ तक। फिर NH, ठीक है, C फिर NH आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द डायग्राम द कर्व ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। मीन्स आपको क्या बताना है, जो ए है और बी है और सी, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसका वेपर प्रेशर से हमें देखना है कि डायग्राम क्या होगा, एक लिक्विड सॉल्वेंट, एक फ्रोजन सॉल्वेंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट, इसकी वेपर प्रेशर क्या होती है वो हमें सिंपली बताना है। तो अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्वेंट की, तो लिक्विड सॉल्वेंट क्या है, तो उसकी सबसे ज्यादा हायर वेपर प्रेशर होती है। तो ए की बात करते ये आपकी क्या हो जाएगी, लिक्विड सॉल्वेंट होगी। तो लिक्विड सॉल्वेंट ए होगी जिसकी हाईएस्ट वेपर प्रेशर होती है। उसके बाद हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की क्या होती है, लोअर वेपर प्रेशर होती है। तो लोअर वेपर प्रेशर किसकी होती है, सॉल्यूशन की। और उसके बाद से बात करें हमारा क्या दे रखा है, फ्रोजन सॉल्वेंट। तो फ्रोजन सॉल्वेंट की क्या बात करें, तो उसकी सबसे लोवेस्ट होती है वेपर प्रेशर। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ए पे क्या होगा, ए पे आपकी लिक्विड सॉल्वेंट आ जाएगी जिसकी सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद से बी आएगी आपकी सॉल्यूशन और सी आएगी आपकी फ्रोजन सॉल्वेंट। मीन्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मीन्स आपको बताना है कि कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ इनका इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें दे रखा है इसका हम ड्राइंग कर लेते हैं, क्या क्या जो भी कंपाउंड दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेटा नाइट्रोफिनोल। तो इसकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो कुछ ऐसी शो होगी। उसका से मेटाक्रिसोल, तो मेटाक्रिसोल की बात करें तो CH3 ग्रुप होगा। फिनॉल सिंपल ही है, और मेटाक्लोरोफिनॉल ये सिंपल ही है। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आपको फाइंड करनी होगी। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है वो क्या करती है, एसिडिटी को डिक्रीज करती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो आपका कौन सा है, OH ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मीन्स ये आपको क्या करेगी, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगी। तो अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, इसी की होगी। तो मीन्स सबसे कम आपकी बी, ये आपकी सबसे कम होगी। और उसके बाद से बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है। तो NO2 ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज कर देती है एसिडिटी को। मीन्स सबसे हाईएस्ट किसका होगा, ए का, मेटा नाइट्रोफिनोल। तो अगर हम ऐसे ही अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद से बात करें हम, तो जो आपका माइनस आई इफेक्ट होता है एट द मेटा पोजीशन ओनली द इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई और प्लस आई ऑपरेट। तो माइनस आई इफेक्ट एट मेटा मीन्स इंक्रीज एसिडिटी। तो अगर हम इसकी बात करें क्लोरीन की, तो ये आपकी आएगी सेकंड पे। मीन्स सबसे पहले क्या होगा, NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इंक्रीज कर देगी एसिडिटी। तो सबसे पहले ए की, उसके बाद से ये CH3 OH के साथ जो क्लोरीन लग रखा है वो ग्रुप आएगी। उसके बाद से फिनॉल, और सबसे कम आएगी जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि डिक्रीज कर देती है एसिडिटी, मीन्स बी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एनिसोल। मीन्स आपको बताना है, सबसे पहले मैंने एनिसोल का डायग्राम बना रखा है, जो भी स्ट्रक्चर होती है ये होती है। तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा, आपका कौन सी चीज, ये भी रिएक्शन दे रखी है, आपको ट्रीट करेंगे तो आपको एनिसोल कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो हम एक एक करके देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या रहता है। सबसे पहले बोला है कि फिनॉल को हमें ट्रीट करना है किसके साथ, CHCl3 के साथ प्लस एक्वस NOH। तो अगर हम ये एक रिमन टिमन रिएक्शन है, तो इसको अगर हम ट्रीट करते हैं फिनॉल को CHCl3 और एक्वस NOH के साथ, तो ये हमें क्या देगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर 1 की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। चलिए हम सेकंड ऑप्शन की बात करें। सेकंड ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, सोडियम फेनोक्साइड इज ट्रीटेड विथ मिथाइल आयोडाइड। मीन्स ये क्या है, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो इसमें क्या है, सोडियम फेनोक्साइड दे रखा है, मतलब PHO निगेटिव Na पॉजिटिव, और इसको CH3I मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये हमारा फॉर्म करेगा एनिसोल। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, ये क्या क्या फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एसिडिक मीडियम। तो ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा सिंपली फिनॉल और एसीटोन। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। और लास्ट हमें क्या दे रखा है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ फिनॉल। तो अगर हम ये इसको ट्रीट करते तो ये क्या है, एक गिग्नाइट रिएजेंट है जो हमें
OH टू गिव मीथेन हमें फॉर्म करेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है IUPAC नेम ऑफ मिथाइल ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली IUPAC नेम ही बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, मीन्स ये पेंटेन होगा, ठीक है। उसके बाद से 1 2 3 4 पे हमें क्या है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट, 3 पे इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इन, और 2 पे ओन, मीन्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपको बताना है, दो रिएक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि y क्या होगा और x क्या होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या पूछ रखा है, x एंड y इन द एबव रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, मतलब सबसे पहले आपको बताना है कि x क्या होगा और उसको बाद बताना है कि y क्या फॉर्म होगा। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं क्या दे रखा है, Cl2Hb, जो कि हमें क्या फॉर्म कर रहा है, y कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल साइड चेन कोऑर्डिनेशन है। तो ये क्या करता है, सिंपली H को हटा के Cl ग्रुप लगाता है, मतलब स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं, मतलब पहले H एक हटेगी फिर Cl ग्रुप आएगा, ऐसे दूसरी H हटेगी फिर Cl ग्रुप आएगा, फिर तीसरी H हटेगी और Cl ग्रुप आएगा। मीन्स आपको सिंपली क्या आएगा, तीनों H हट जाएंगे और Cl3 ग्रुप आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन आपको फॉर्म होगी। उसके बाद अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, Cl2 FeCl3 के साथ हमें ट्रीट करना है। तो ये क्या है, एक तो ये आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि क्या होगा, CH3 ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे आ जाती है। तो अगर हम X की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा शो होगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, X की बात करें तो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, और Y की बात करें तो क्या होगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट डीएनए का गलत है। इट हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये तो सही है स्टेटमेंट है। इट अंडरगो रिप्लिकेशन, ये भी सही है। द टू स्टैंडर्ड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, नहीं ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो हमें क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द कम्प्लेक्स विच शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो भी आपको दे रखे ऑप्शन में, आपको बताना है कि कौन है जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल के लिए क्या आपको सिंपली देखना होगा, जिसमें सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर दोनों हो, अरेंजमेंट शो हो, उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल देंगे। और जो कैरल हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर हो, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल बोल देंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारी पहली देखते हैं। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, CONH3 Cl2 2 पॉजिटिव, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ आपको ऐसा शो होगा। तो अगर हम इसमें बात करें सिस ट्रांस, तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। तो अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो CrOX3, इसमें भी आपकी सिस ट्रांस नहीं हो पाएगी, मीन्स ये तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगी नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड की बात करें, हमें क्या दे रखा है, COEN2 Cl2। तो इसकी अगर हम सिस की बात करें तो सिस आइसोमर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी ट्रांस की बात करें तो ट्रांस भी आपका फॉर्म हो जाएगा, मीन्स ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। अगर हम ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल में हमने क्या देखा था, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ये फॉलो कर रहा है, मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ पे रिएक्शन बताने हैं कि प्रोडक्ट सी क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या दे रखा है, कंपाउंड CH3COOH, मीन्स हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। इसको हमें क्या करना है, PCl5 के साथ ट्रीट करना है। तो ये क्या होता है, PCl5 कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अ एसिड क्लोराइड, मीन्स आपका क्या ए फॉर्म क्या होगा, CH3COCl, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको C6H6 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करना है। तो ये क्या है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन है। इसमें सिंपली आपका क्या फॉर्म होगा, बी की अगर हम बात करें तो बी क्या होगा, एसिटोफिनॉन, मीन्स C6H5COCH3 आपका ये बी फॉर्म होगा।
उसके बाद से आपको क्या करना है, बी के साथ कैसे ट्रीट करना है, CH3 MgBr ड्राई ईथर H2O+। तो ये आपका एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका फॉर्म करेगा C6H5COH CH3 होल ट्वाइस मीन्स क्यूमाइल एल्कोहल। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस में है, C6H5, यहाँ पे है C6H5 CH3 होल ट्वाइस और COH मीन्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। आपको बताना है कि SN1 रिएक्शन के साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब जो भी कंपाउंड दे रखे हैं इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो भी लिविंग ग्रुप होती है वो निकल जाती है, उसका से जो भी कार्बोकेटायन फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है SN1 की रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं, पहले क्या दे रखा है, C6H5 होल ट्वाइस CCH2Br मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम Br को लिविंग ग्रुप के थ्रू अगर एक Br को हम निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 फेनाइल रिंग होगी, उसका से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा मीन्स ये हाईली स्टेबलाइज, जो भी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ये हाईली स्टेबलाइज होगा। उसके बाद से सेकंड में हमें क्या दे रखा है, C6H5CH2Br। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो क्या बनेगा, प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका क्या दे रखा है, C6H5CH3Br। अगर यहाँ से आप अगर ब्रोमीन को लिविंग ग्रुप करके निकालते हैं बाहर तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और यहाँ पे आपको सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। और लास्ट हमें दे रखा है C6H52CHBr। यहाँ से अगर आप ब्रोमीन को लिविंग ग्रुप की तरह निकालते हैं तो यहाँ से आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ से आपको 2 फिनाइल रिंग फॉर्म होगा, लेकिन ये अगर इसकी बात करें अगर हम स्टेबिलिटी की तो ये लेस देन A होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है तो ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद से बात करें C होगा। उसके बाद से अगर हम बात करें सबसे पहले क्या हमारा होगा, टर्सरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ये होगा। उसके बाद से हम बात करें तो 2 फिनाइल रिंग यहाँ पे है कार्बोकेटायन तो ये होगा, तो A के बाद D होगा। उसके बाद से बात करें C, यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, तो ये आपका C होगा। उसके बाद से लास्ट की बात करें तो प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन B। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। आपको यहाँ पे क्या बताना है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ये आपको बस सिंपली बता देनी है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, NiCl4 2-, तो हम इसका स्ट्रक्चर सिंपली ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर से देख ही सकते हैं तो ये क्या है, तो ये आपका एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो A का 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें NiCN4 होल ट्वाइस, तो आपका ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर है, तो मतलब B का क्या हो जाएगा, B का फर्स्ट। उसके बाद से बात करें D की बात कर लेते हैं सबसे पहले, FeCN6 होल थ्राइस, तो ये क्या है आपको सिंपली पता चल ही जाएगा, CN6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल है, मतलब D का थर्ड। और अगर हम FeCO5 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मीन्स C का सेकंड। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, A का 4, B का C का सेकंड एंड D का थर्ड मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी। गिवन क्या दे रखा है, Kf ऑफ H2O दे रखा है 1.86 किलो kg मोल इनवर्स और मोलर मास ऑफ NaCl हमें दे रखा है 58.5। तो हमें क्या सिंपली फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है I इंटू KF इंटू M। यहाँ पे M क्या है आपका मोलिलिटी है और KF की वैल्यू आपको दे ही रखी है जो कि यहाँ पे आपको सिंपली दे रखा है। और उसका से I की बात करें तो I आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोलिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें यहाँ पे दे रखा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl है, तो ये हो गए आपके। उसके बाद से हमें 58.5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। उसके बाद से अगर हम इसकी मोलिलिटी फाइंड करने के लिए 0.1 मोल दे रखा है और हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर है मीन्स उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, सिंपली हमें फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 0.1 मोलिलिटी आ जाएगी।
उसके बाद अगर हम वैन ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो NaCl हम इसको दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसकी I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू सिंपली इसकी 2 आ जाएगी। अब हम सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। I की वैल्यू 2 और हमें क्या दे रखा था, Kf की वैल्यू, हमें कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.86 और हमने मोलिलिटी फाइंड की थी 0.1। उसको आप पुट करेंगे तो आपकी आ जाएगी डेल्टा TF की वैल्यू 0.372 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रखा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, 0 डिग्री, प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना होगा, 0 डिग्रीज में से आपने जो भी यहाँ पे फाइंड किया था डेल्टा TF उसको माइनस कर देंगे, मीन्स आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव ऑफ 0.372 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। नेम ऑफ रिएक्शन दे रखा है और यस का रिएक्शन कन्वर्जन और फॉर्मेशन दे रखी है, हमें यहाँ पे सिंपली मैच कर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ए क्या दे रखा है, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन ये आपको किससे मैच होगा, ये आपका मैच होगा कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू और हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, मीन्स आपका ए का मैच होगा सेकंड से, ठीक है। उसका से बी की बात करें, विलियमसन सिंथेसिस, तो ये इसका किससे मैच होगा, इसका मैच होगा रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम एल्कोक्साइड। सी दे रखा है फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो ये तो आपको सिंपली पता ही होगा, ये एक इथेनॉल में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। और लास्ट हमारी बच गई रीमन टीमन रिएक्शन, ये कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस, मीन्स आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है, वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बतानी है। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लेंगे, उससे हमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, Cu2 पॉजिटिव दे रखा है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3D9 आएगा। तो इसको हम फिलअप करते हैं, 3D9 को अगर हम इसको फिलअप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितनी आ गई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 आ गई। वैसे ही अगर हम वैंडियम की बात करें V2+, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या आएगा 3D3। तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 2 3, मींस इस पे आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड हुए। उसके बाद हम बात करें क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3D4। चलिए इसको भी फिलअप करते हैं 1 2 3 4, मीन्स इसमें आपको कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको 4 है। और लास्ट हमारी बची Mn2+, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है 3D5। चलिए इसको भी फिलअप करते हैं 1 2 3 4 और 5, इसमें हमारी बच कितनी आई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बताना है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा Mn2+ की है, तो डी की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद से क्रोमियम 2+ की, तो उसकी सी की। उसके बाद से हमारी कितनी है 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैंडियम की, बी की। उसके बाद से सबसे कम किसकी है, ए की, कॉपर की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले क्या दे रखा है, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको बताना है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये तो ट्रू है क्योंकि रेट इक्वल टू के होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो ए की बात करें तो ए तो आपका ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपका ग्रेजुअली इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, मीन्स आपको बोला कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है ग्रेजुअली जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये तो गलत बात है क्योंकि सिंपली इसमें क्या होता है, जनरली रेट डिक्रीज होती है और रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, तो रेट भी डिक्रीज होती है। तो अगर हम बी की बात करें तो बी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड की बात करें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर रिएक्शन हैविंग जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम अरेनियस इक्वेशन E A = 0,
मीन्स रेट कांस्टेंट बिकम्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आपका सी की बात करें तो आपका सी ट्रू स्टेटमेंट है। और हमारी लास्ट कौन सी स्टेटमेंट बच गई, डी ऑप्शन देख लेते हैं। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो आपका फॉल्स है क्योंकि हायर एक्टिवेशन एनर्जी और लोअर रिएक्शन रेट होती है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 22 की, तो हमें क्या पूछ रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ए तो आपकी ट्रू है और सी ट्रू है, मीन्स ए और सी। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड की बात करें, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये ट्रू है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। जो भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन पे फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको अगर हम टू की बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 2 ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये तो फॉल्स है, जबकि क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पे। तो आपका सी जो थर्ड ऑप्शन है वो फॉल्स है। और लास्ट की बात करें, द इक्वेशन ऑफ डेल एम डेल नॉट एम ए सी टू द पावर हाफ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली। तो ये इसकी बात करें तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें क्या पूछ रखा था, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको बताना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या ऑप्शन ए दे रखा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको पता ही होगा रेट इक्वल टू के होता है, तो रेट रिमेन्स कांस्टेंट मींस आपका ए ऑप्शन सही है। सेकंड की बात करें, क्या दे रखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, इफ इट डिक्रीज लिटरली विथ टाइम। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो आपका सेकंड गलत है। थर्ड क्या दे रखा है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम। ये तो सही है क्योंकि रेट इक्वल टू के होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। उसको से डी की बात करें, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो आपकी फॉल्स है क्योंकि क्या होता है, अगर हम टी हाफ की बात करें तो इसका क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू ए बाई टू के, मीन्स टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें क्या पूछ रखा है, चूज द करेक्ट आंसर। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन रिलेट टू। जो लेंथेनाइट कंसंट्रेशन है, कंट्रैक्शन होती है, वो किससे रिलेट करती है, तो वो रिलेट करती है एटॉमिक एज वेल एज M3+ आयोनिक रेडियस से। मिस क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है द ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन इज। तो ये इसमें क्या होता है, फ्रियोन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। आपको मैच द फ्लोइंग यहाँ पे करनी है। क्या दे रखा है, लिस्ट 1 में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, और यहाँ पे लिस्ट 2 में दे रखा है रेट आफ्टर डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन। मींस इनिशियल कंसंट्रेशन रेट अगर हम डबलिंग कर देते हैं तो क्या होता है। तो चलिए हम पहले फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन टू द पावर n। अगर हम डबल कर देते हैं कंसंट्रेशन का तो क्या न्यू रेट क्या बनता है, न्यू रेट जो हमारा r होगा वो आर नॉट मतलब इनिशियल इंटू 2 हो जाती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें डबलिंग पे क्या आता है वो मैच द फ्लोइंग में कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ए में क्या दे रखा है, ऑर्डर हमारा क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 दे रखा है ऑर्डर, तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4r0, मीन्स ए का क्या आ जाएगा 4। वैसे अगर हम बी की बात करें
बी का हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, हम एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू आर नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। वैसे ही सी की बात करें, सी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आर नॉट हम फाइंड कर लेंगे। डी की बात करें जो कि हाफ है, आर नॉट इंटू 2 टू द पावर हाफ मीन्स √2 इंटू आर नॉट। अगर हम मैच द फ्लोइंग करें तो क्या होगा, ए का हमारा आएगा 4 आर नॉट मीन्स ए का 4, ठीक है। बी की बात करें, बी का आपका आ जाएगा 3rd, सी की बात करें, सी का आपका 1st, एंड डी की बात करें तो डी का आपका 2nd। मीन्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। इसका नॉर्मल से ट्रेंड होता है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, 2 डिग्री की, उसके बाद से 1 डिग्री, उसके बाद से 3 डिग्री। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिग्री यहाँ पे है, CH3 2NH, उसके बाद से 1 डिग्री, उसके बाद से 3 डिग्री। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमने NCT 2025 का जो भी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।